हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज सीए पीयूष गोयल। स्वागत है आप सभी का जीएसटी क्वेश्चन सीरीज में, जहां मैं आप लोगों को कवर करवा रहा हूं आपके आईसी मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी। आज की वीडियो में मैं कवर करवाऊंगा द मोस्ट अवेटेड चैप्टर, जिसका वेट ना जाने कितनों को ही होगा कि यार कब ये वीडियो अपलोड होगी। जी हाँ, सही समझा आप लोगों ने। द मोस्ट अवेटेड चैप्टर आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। टुडे आई एम गोइंग टू कवर इनपुट टैक्स क्रेडिट के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके स्टडी मैट में वो सभी। तो भाई मेरे, सबसे पहली बात तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है कि यार जो हम वीडियो सोच रहे थे कब आएगी वो वीडियो आ गई। इसी बात पे यार एक लाइक तो बनता है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी पहले तो लाइक कर दो इसी बात के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अब दूसरी चीज, यार ये ऐसा चैप्टर है जो काफी बच्चे सोचते हैं कि बहुत मुश्किल चैप्टर है। लाइक आईटीसी का नाम सुनते ही उनके दिमाग में एक थॉट स्टार्ट हो जाता है कि भाई हमसे तो ये चैप्टर ना हो पाएगा, हम तो भी आईटीसी को छोड़ के जा रहे हैं, या आईटीसी का ऊपर ऊपर से कर लेते हैं जितना जितना समझ आया, बस हम तो जा रहे हैं छोड़ के, हमको तो नहीं समझ बैठता ये चैप्टर, बहुत मुश्किल चैप्टर लगता है। भाई आई ट्रस्ट मी, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये चैप्टर इजी लगने लग जाएगा। बिकॉज जो लॉजिक्स जो कंसेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीडियो में, आपको डेफिनेटली ये चैप्टर इजी लगने लग जाएगा। उसके बाद मैं खुद की बात बता रहा हूँ यार, पूरे इंटायर सीएस जितना जीएसटी का हमारा सिलेबस है, सीए फाइनल लेवल पे भी लाइक किया, इंटर लेवल पे भी किया, तो वो पूरे जीएसटी के सिलेबस में मेरे को तो यार सबसे आसान चैप्टर आईटीसी का लगता था, इनपुट टैक्स क्रेडिट। सबसे इजी चैप्टर। क्यों? कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, लॉजिक्स क्लियर थे, फंडामेंटल्स क्लियर थे। एंड आपके साथ भी आज मैं वही करने जा रहा हूँ। आपके लिए मैं चैप्टर बिल्कुल 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 इजी बनाने जा रहा हूँ। तो भाई इसी बात पे क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। लाइक भी कर दिया सर, सब्सक्राइब भी कर दिया, अब तो हमने चैनल आपकी इसी बात पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि यार हाँ हमें चैप्टर भी इजी लगने लग जाएगा। ठीक है, तो ठीक है यार, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी क्वेश्चन हैं एंड कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी मैं क्लियर करने जा रहा हूँ फुल फ्लेज। ठीक है, फिर देर किस बात की सर, जल्दी जल्दी शुरू करवा दो बस, अब और बातें नहीं। ठीक है, तो करते हैं फिर शुरू। आप चाहें तो अपने पास ही मैट में टीवाई के ओपन कर सकते हैं। पेज नंबर इज 8.101। ठीक है, सो देखो, ऑब्जर्व करोगे यार तुम लोग कि फर्स्ट टू 7 नंबर क्वेश्चन जो है, दीज आर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। ये टोटली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। एंड सीए इंटर लेवल पे एंड दैट टू आईटीसी जैसे एक इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर में, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि यार एग्जाम में कोई थ्योरी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से। राइट, इस चैप्टर से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएगा। सो फॉर द टाइमिंग मैं ये क्वेश्चंस नहीं करवा रहा डिस्कस, ये जो पहले 7 क्वेश्चंस हैं। राइट, एंड इसका एक और रीजन और भी है कि यार अगर आप लाइक क्वेश्चन इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे ना, लाइक सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर वेलिंग आईटीसी। कंडीशंस पूछी हैं भाई जो आईटीसी को वेल करने के लिए जरूरी होती हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, कैन अ पर्सन टेक आईटीसी विदाउट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। तो ये इन क्वेश्चन में बेसिकली जो कंसेप्ट्स कवर है कि कंडीशंस क्या है, क्या बंदा विदाउट पेइंग द अमाउंट आईटीसी क्लेम कर सकता नहीं कर सकता, मोर और लेस जो आपके आने वाले क्वेश्चन है जो मैं करवाऊंगा कवर, 8th to 19 नंबर क्वेश्चन, ये इनमें कवर हो जाएंगे। दैट्स मैं दोबारा दोबारा नहीं करवा रहा कि भाई ऑलरेडी जो कंसेप्ट्स हैं वो मैं नीचे क्वेश्चन में कवर हो ही रहे हैं, सो क्यों उनके ऊपर फिर हमने टाइम अपना इन्वेस्ट करना। आई होप आप लोगों को भी मेरा ये आइडिया अच्छा लगा होगा। बट स्टिल, अगर किसी भी बच्चे को लगता है कि सर मेरे को ये कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन इन 7 क्वेश्चन में से जो मेरे को नहीं समझ आ रहा, जिसमें मेरे को थोड़ा सा सर कंफ्यूजन है या डाउट है कुछ भी है, तो यार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि सर हमें प्लीज ये क्वेश्चन भी आप करवा दो। कोई इश्यू नहीं है, मैं ये 7 क्वेश्चन जो मैं अभी फॉर द टाइमिंग छोड़ रहा हूँ, मैं इन्हें भी क्या करवा दूंगा, कवर करवा दूंगा। कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। तो ठीक है सर, इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो 8th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। तो भाई 8th क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। स्वास्तिक प्राइवेट लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टैक्सेबल गुड्स। ओके, अच्छी बात है। इट परचेज अ मशीनरी फॉर रुपीज 8 लाख ऑन विच आईजीएसटी ऑफ 14,400 इज पेड। ठीक है भाई, भाई स्वास्तिक प्राइवेट लिमिटेड वाले मैन्युफैक्चरर हैं टैक्सेबल गुड्स के, एंड मैन्युफैक्चरिंग में है, जाहिर सी बात है, तो कैपिटल टेक्नोलॉजी कैपिटल गुड्स तो परचेज करेंगे करेंगे। तो भाई इन्होंने क्या किया, मशीनरी परचेज कर ली 8 लाख रुपीज की। ठीक है, ये तो मशीनरी की वैल्यू हो गई, और उसके ऊपर भाई कह रहे हैं वो आईजीएसटी पे गई, यानी कि 14,400 का क्या पे किया इन्होंने, आईजीएसटी। ठीक है, नेक्स्ट, द कंपनी हैज क्लेम्ड डेप्रिसिएशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 ऑन द फुल वैल्यू ऑफ द मशीन।
ठीक, दैट इज इंक्लूडिंग द आईजीएसटी कंपोनेंट। क्या बात है भाई, जाहिर सी बात है, अब मशीनरी परचेज की है, कैपिटल गुड्स परचेज की है, तो इनकम टैक्स एडमिट डेप्रिसिएशन तो कंपनी लेगी ही लेगी, उसमें कोई हमको इशू नहीं है। इशू प्रॉब्लम है कहाँ पे, ऑन द फुल वैल्यू ऑफ मशीन, कि भाई दैट इज इंक्लूडिंग द आईजीएसटी कंपोनेंट। भाई यानी कि कंपनी ने क्या किया, जो डेप्रिसिएशन क्लेम की है वो इस वैल्यू पे कर ली, इस वैल्यू के ऊपर, ना कि 8 लाख रुपीज के ऊपर। सर कोई इशू की बात ही नहीं है जी, इसमें भी क्या चक्कर है, कंपनी ने कर ली तो कर ली। बट सर देखने वाली बात इसमें ये होगी कि कंपनी आईटीसी ना ले जीएसटी कंपोनेंट का। बिल्कुल सही पहचाना मेरी बहन, बिल्कुल सही पहचाना। वही देखने वाली बात इस केस में ये होगी कि यार कंपनी ने डेप्रिसिएशन तो क्लेम कर ली फुल वैल्यू पे ऊपर, कोई इशू नहीं है, बट क्या कंपनी आईटीसी ले रही है या नहीं ले रही, क्योंकि अब आईटीसी कंपनी नहीं ले सकती। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन। एज आल्सो विल आईटीसी फॉर 14,000 पेड बाय एज आईजीएसटी। अरे 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 अरे, जिसका डर था वही हुआ। भाई कंपनी ने क्या किया, डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर ली इस कंपोनेंट के ऊपर, ठीक है, और इसका आईटीसी भी ले लिया जीएसटी में। भाई ये तो कंपनी दोगलापन कर रही है, ये तो दोगलापन है यार, जैसे क्या बात बनती है, आईटीसी भी ले रहे हो और डेप्रिसिएशन भी ले रहे हो, दोनों हाथों में लड्डू, ये ऐसा नहीं चलेगा। ये मैं नहीं कहता, ये कौन कहता है, सेक्शन 16 सब सेक्शन 3, सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 भाई यही कहता है कि यार या तो तुम डेप्रिसिएशन ले लो या फिर तुम आईटीसी ले लो, एक चीज ले सकते हो, दैट्स क्वाइट लॉजिकल एज वेल। ये पूरा पूरा लॉजिकल है, दोनों तुम्हें लड्डू थोड़ी ना ले लोगे तुम लोग, समझ पा रहे हो इस बात को। आई होप ये इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं था, सिंपल प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है। आई होप ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो भाई एग्जामिन द स्टैंड टेकन बाय द कंपनी इज करेक्ट इन लॉ, तो भाई स्टैंड कंपनी का क्या करेक्ट है नहीं है, आंसर इज नो। कंपनी ने भाई जो स्टैंड ले रही है कंपनी, वो गलत स्टैंड ले रही है, इनकरेक्ट स्टैंड ले रही है। आइए भाई एक बार आपको इसका आंसर गो थ्रू करवा क्वेश्चन का। तो क्या इसका आंसर है कि भाई कंपनी ने क्या किया, डेप्रिसिएशन क्लेम कर ली टैक्स कंपोनेंट के ऊपर, ड्यू टू दैट आईटी ऑन सेट टैक्स कंपोनेंट शैल नॉट बी अलाउड। ठीक है, तो वही यही मैंने डिस्कस किया। आप एक बार चाहें तो इसको आज का आंसर पढ़ सकते हैं, वही बातें हैं, एग्जाम में अपने हिसाब से इसको लिखाना अपनी बड़ी में, मार्क्स में मिल जाएंगे पूरे के पूरे। पहले प्रोविजन कोड करना, सेक्शन जो है सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 कहता क्या है, उसके बाद अपनी ये राइटअप लिखना। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये क्वेश्चन तो भाई तुम लोगों को हो गया होगा क्रिस्टल क्लियर, क्लियर नहीं क्रिस्टल क्लियर, यो सर यो, हो गया क्रिस्टल क्लियर। ठीक है भाई, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अ टैक्सुअल पर्सन इज इन द बिजनेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या बात है भाई, टैक्सुअल पर्सन हमारा आईटी के बिजनेस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ही बाइज अ कार, मैक्सिमम सीटिंग कैपेसिटी 5% फॉर यूज ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ठीक है भाई, अब भाई बिजनेसमैन है, अब उसने क्या किया, एक कार परचेज कर ली जिसकी मैक्सिमम सीटिंग कैपेसिटी कितनी है भाई, 5% की है। यूज क्या करे, पर्पस क्या है कार को लेने का, यूज केस क्या है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए। भाई डायरेक्टर आदमी है, बड़े बंदे हैं यार ये लोग, तो एक कार तो इनके लिए बनती है, कार तो इनके लिए बनती है, नॉर्मल सी बात है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये वो देखते हैं। कैन ही बिल द आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ सच कार। अब भाई सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। सर ये कौन सा सेक्शन था यार, इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन कैसे भूल गए, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, इन एलिजिबल क्रेडिट्स लिस्ट। ये सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 हमें वो एक्टिविटीज बताता है या ट्रांजेक्शन बताता है, एक लिस्ट देता है हमें उन एक्टिविटीज की जिस केस में आप आईटीसी को वेल नहीं कर सकते, जिस केस में आईटीसी क्या होगा, ब्लॉक रहेगा। अगर सिंपल भाषा में मैं कहूं, ब्लॉक्ड क्रेडिट। आया याद कुछ, अरे सर इसको हम कैसे भूल सकते हैं, इतनी बड़ी सारी लंबी की लंबी लिस्ट है, याद हमें होती नहीं है, यही तो कंफ्यूज करती है। अरे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, अब ये क्वेश्चन करो, याद भी हो जाएगी अपने आप याद हो जाएगी, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद, लिटरली कह रहा हूँ, लिटरली कह रहा हूँ। अब भाई तुम लोग मेरी बात सुनो, 17 सबसेक्शन 5 कहता क्या है हमें, अगर मैं अपने क्वेश्चन की बात करूँ, आई एम लाइक टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन, जो हमारे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ,
ठीक है, पूरी पूरी लिस्ट तो बहुत लंबी है। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि भाई हमारे क्वेश्चन ने बिजनेसमैन जो हमारा टैक्सेबल पर्सन है उसने एक कार परचेज की है 5 सीटिंग कैपेसिटी वाली, 5% सीटिंग कैपेसिटी वाली, राइट। सर हमारे 17 सबसेक्शन 5 की पहली ही जो प्रोविजन है, जो सबसे पहली एक्टिविटी है, वो क्या कहता है कि भाई आईटीसी, अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना एक बात, इस वर्डिंग को अपने दिमाग में बिठा लो, अब इसे बिठा लो। ITC of GST paid on the purchase of motor vehicles designed for transportation of passengers having an approved seating capacity of not more than 13 persons including driver shall not be allowed। सर क्या बोल गए सर, थोड़ा समझा दो। बिल्कुल, वही हमारा सेक्शन क्या कहता है कि भाई अगर आप एक मोटर व्हीकल परचेज कर रहे हो डिजाइंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स और जिसकी अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी है भाई कितने की, नॉट मोर देन 13 पर्सन इंक्लूडिंग ड्राइवर, ठीक है। तो भाई इस केस में आईटीसी तुम नहीं ले सकता, तुम भाई इस केस में आईटीसी नहीं ले सकता अगर तुम्हारी ये तुम्हारी केस बन रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो भाई अगर हम अपने केस की बात करें तो हमारे केस में भाई क्या लिया है, कार परचेज की है, कार मोटर व्हीकल है, जी हाँ कार इज अ मोटर व्हीकल। सीटिंग कैपेसिटी कितनी है कार की जो क्वेश्चन में दी हुई है 5 पर्सन की। वही हमारा सेक्शन क्या कहता है, मोटर व्हीकल परचेज कर रहे हो डिजाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। अब तुम लोग मेरी बात सुनो, कार कार का तुम क्या यूज करोगे, उसने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए परचेज किए, अब तुम्हारा डायरेक्टर करेगा क्या, ट्रांसपोर्ट ही करेगा उसमें, ऑफिस है घर, घर से ऑफिस, यही काम तुम्हारा डायरेक्टर करेगा, ठीक है ना। अब कार का यूज क्या करोगे, कार का यूज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए तो यूज करोगे तुम लोग, ठीक है। गेड़ी शेड़ी, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, उसके बाद न जाने कहाँ कहाँ, ये तो डायरेक्टर ही जाने, ठीक है, तुम खुद समझदार हो। तो भाई देखो, मोटर व्हीकल भी है, डिजाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स भी है, और सीटिंग कैपेसिटी भाई कितनी है क्वेश्चन में, नॉन मोर देन 13% जो कि 5 है, ठीक है। तो भाई क्या आईटीसी मिलेगा, नहीं मिलेगा। आईटीसी लेने के क्या सर, मिल ही नहीं रहा जब, एग्जैक्टली तो भाई आईटीसी इस केस में इनएलिजिबल है, आईटीसी नहीं मिलेगा। तो भाई कैन ही अवेल आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस, आंसर इज नो, आईटीसी वो बंदा नहीं ले सकता। सर आप तो कह रहे थे कि आप हमें ये भी बताओगे कि हमें ज्यादा मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा, सर कैसे याद रखें। तो मेरी एक बात सुनो, क्या तूने सोचा कभी कि यार एक कार के ऊपर ही गवर्नमेंट ने जीएसटी को क्यों, आईटीसी को क्यों ब्लॉक कर दिया। ऑल्दो वो बंदा बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहा है, उसका डायरेक्टर अपने घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाएगा, ऑल्दो वो बंदा अपने इन द कोर्स और फर्दर ऑफ बिजनेस यूज कर रहा है, बट स्टिल गवर्नमेंट उसको आईटीसी नहीं दे रही। सोचा क्या कभी इस चीज के बारे में। भाई मेरे तुम लोग एक बात बताओ, अब अगर गवर्नमेंट आईटीसी इसके ऊपर नहीं ब्लॉक करती, अगर गवर्नमेंट कह देती कि भाई आईटीसी के अगर तुम कार परचेज कर रहे हो या कोई मोटर व्हीकल परचेज कर रहे हो जिसकी अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी लेस देन 13% है, तुम उस केस में आईटीसी ले सकते हो, आईटीसी में नहीं ब्लॉक कर रही, तो इस केस से होता क्या, तुम लेके आए कार, तुम लेके आए भाई अपने लिए कार 7 सीटर, तुम लोग अपने लिए 7 सीटर कार ले आए, ठीक है, अपने पर्सनल यूज के लिए। तुम लोग करोगे क्या, दिखा दोगे अपने बिजनेस में, तुम लोग अपने बिजनेस में दिखा दोगे कि यार हम तो बिजनेस पर्पज के लिए ये कार यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब तुमको भी पता है, मेरे को भी पता है कि कितना की तुम्हारा बिजनेस पर्पज के लिए वो कार यूज होगी, यू वेरी वेल नो, ठीक है। पर आईटी से तुम उसका पूरा का पूरा ले लोगे, ठीक है, सीधी सी बात है। समझ पा रहे हो इस चीज को, यूज तुम पर्सनल, अब कार एक ऐसी चीज है लेस देन 13% वाली कि तुम यूज तो उसको पर्सनल यूज के लिए यूज करोगे, पर्सनल पर्पज है तुम्हारा यार, ठीक है। बट तुम दिखा के बिजनेस में कह दोगे कि नहीं जी नहीं, हम तो बिजनेस में यूज कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ये प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार, ठीक है ना। तुम तो कह दोगे कि यार हम देखो, हम कंपनी के ओनर्स हैं, हम कंपनी के प्रोप्राइटर हैं, हम कंपनी के पार्टनर्स हैं, हम भाई अपना कार में आ रहे हैं, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बिजनेस के लिए यूज हो रही है, हम मीटिंग्स करने जाते हैं क्लाइंट्स के साथ, हम अपनी कार में जाते हैं, बिजनेस के लिए यूज हो रही है। अब कितनी की मीटिंग करते हो भाई, कितनी की मीटिंग कर लोगे, ठीक है। कितना ही तुम ऑफिस से घर से ऑफिस जाओगे, एक सुबह चले गए शाम को एक बार फिर आओगे, बट पूरा दिन कार तुम्हारी कहाँ पे है, कहाँ पे है तुम्हारी कार, वीकेंड पे कहाँ पे है तुम्हारी कार, शाम के बाद गेड़ी शेड़ी पे खुद के पर्सनल यूज के लिए, बट आईटी से तुम पूरा ले रहे हो,
समझ पा रहे हो? तो इस केस में ये एक बहुत बड़ा रिस्क था कि अगर ये कार का जीएसटी अलाउ कर देते, कार का आईटीसी अलाउ कर देते, तो भाई इस केस में आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल हैविंग एन अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13% ब्लॉक किया गया। समझ पा रहे हो? क्योंकि बिजनेस यूज कम था, पर्सनल यूज ज्यादा था। तो भाई इसलिए गवर्नमेंट ने इस चीज को ब्लॉक ही कर दिया कि लो भाई जो मर्जी कर लो, आईटीसी ले ही नहीं रहे, आईटीसी हम दे ही नहीं रहे। सर आपकी बात ना मजा आ गया सुन के, सारा कुछ समझ आ गया सर, इतना मजा आ गया बता नहीं सकते। बट सर एक डाउट है, बताओ मेरे भाई क्या डाउट है? सर डाउट हमें ये रह गया कि ये गवर्नमेंट ने 13% की लिमिट क्यों सेट कर दी? क्यों सेट कर दिया 13%? सीधे ही कह देते कि भाई तुमने मोटर व्हीकल परचेज किया, आईटीसी नहीं मिलेगा। भाई इस केस में तुम लोग बात सुनो, जो जेन्युइन बंदे भी हैं वो भी बेचारे आईटीसी ना नहीं पाते। सर जेन्युइन बंदे का मतलब भाई सपोज लाइक तुम लोगों ने देखा होगा या तुम लोग देखोगे, तो अगर अगर अब तक देखा नहीं है तो डेफिनेटली देखोगे तो सही। आर्टिकलशिप में जब जाओगे, इसके बाद आर्टिकलशिप ही है, ठीक है? भाई तुम्हारा क्लाइंट है जो ऑडिट कर रहा है, सॉरी तुम्हारा क्लाइंट थोड़ी ऑडिट करेगा, तुम ऑडिट कर रहे हो अपने क्लाइंट का, ठीक है? भाई तुम लोगों ने देखा कि यार क्लाइंट की हमारे है फैक्ट्री, हमारा क्लाइंट मैन्युफैक्चरर है, उसकी फैक्ट्री है, उसकी फैक्ट्री में भाई लाइक सपोज 300 एम्प्लॉइज काम करते हैं। अब भाई एम्प्लॉयज की कन्वीनियंस के लिए तुम्हारे जो क्लाइंट है उसने एक बस परचेज कर ली, जो एम्प्लॉयज को उनके घर से उठाती है, उनके स्वीट होम से उठाती है और ऑफिस या फैक्ट्री जो मर्जी वहां छोड़ती है, सुबह पिकअप करती है और शाम को ड्रॉप करती है। एक बस परचेज कर ली, अब बस में तो भाई ऑब्वियसली मोर देन 13% कैपेसिटी होगी, राइट? सीधी सी जाहिर सी बात है। भाई तुम खुद सोचो यार, क्या इस बस का बंदा कोई पर्सनल यूज ले लेगा? क्या तुम्हारा क्लाइंट, जो तुम्हारा क्लाइंट है, तुम्हारा जो फैक्ट्री का मालिक है, ओनर है तुम्हारा क्लाइंट, क्या वो रात को ये बस से गेड़ी शेड़ी मारने जाएगा क्या? या उसने खुद के लिए पर्सनल यूज कहीं भी किसी काम के लिए जाना क्या, तो बस पूरी की पूरी बस लेके जाएगा क्या? आंसर इज बड़ा बड़ा सारा नो। बस थोड़ी ना लेके जाएगा यार, वो अपनी कार में जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो इनकी इस केस में अगर तुम देखो तो इस मोटर व्हीकल का जो यूज केस है वो जेन्युइन यूज केस है, वो बिल्कुल बिजनेस में यूज हो रहा है, इंप्लॉयज की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। समझ पा रहे हो? तो भाई गवर्नमेंट ने यही देखा कि यार अगर 13% से ज्यादा है तो उस केस में यूज केस जेन्युइन यूज केस है, यानी कि यूज केस बिजनेस यूज केस ही होगा। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय। और ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है। आज अगर आपको लग रहा होगा कि यार ऐसे ही सर बता रहे हैं, भाई मेरे 2 महीने बाद तुम्हारे नेक्स्ट मंथ एग्जाम्स है, 2 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा, क्वालिफाई कर जाओगे, उसके बाद आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे 3-4 महीने के अंदर अंदर, भाई मेरे देख लेना जब ऑडिट पे जाओगे डेफिनेटली मेरे को याद करोगे कि यार हाँ सर ने बताया तो था, हमारे बड़े भाई पीयूष ने बताया तो था यार कि यार इसके इस तरह का यूज केस होता है, ठीक है? और इस केस में आईटीसी मिलेगा, कंपनी आईटीसी ले सकती है कंपनी, ठीक है? तो भाई इस केस में 13% की लिमिट सेट की गई कि यार अगर उससे ज्यादा है तो आईटीसी ले सकते हो क्योंकि जेन्युइन यूज केस है, अगर उससे कम है तो भी आईटीसी नहीं ले सकते बिकॉज वो जेन्युइन यूज केस नहीं है। आई होप तुम्हारा ये लॉजिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यार अब आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें इसके बाद ये कार वाला पॉइंट याद रखना पड़ेगा। तुम्हारे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो गया कि भाई क्यों आईटीसी ब्लॉक है, क्यों 13% की लिमिट सेट की गई है, सीधी सी बात है। आई होप ये तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर एक बार चाहो तो चेक करवा देता हूँ, वैसे वही आंसर होगा, ठीक है? लाइक क्वेश्चन में इतना कुछ, आंसर में इतना कुछ एक्सप्लेन नहीं करोगे तुम लोग, ये सिर्फ मैंने तुमको कंसेप्ट समझाने के लिए बताया क्यों ये चीज होती है, ठीक है? आई होप क्लियर हो गया होगा। आंसर हमारा नो था, आईटीसी वही नहीं मिलेगा क्यों सेक्शन 70 सब सेक्शन 5 में क्या ये ब्लॉक्ड है, ठीक है ना? एग्जैक्टली exactly. एक बार गो थ्रू कर लेना अगर चाहो, वही लिखे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके सर, 10th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है यार, देखते हैं 10th क्वेश्चन। A technical testing agency tests and certifies each batch of machine tools before dispatch by BMT Limited। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई कोई टेस्टिंग एजेंसी है जो क्या करती है, टेस्टिंग एजेंसी है हमारी, जो टेस्ट एंड सर्टिफाई करती है मशीन टूल्स के बैच को, ताकि बिफोर डिस्पैच, सिंपल सी बात है, जो मशीन टूल्स बना रही है कंपनी, वो मशीन टूल्स की टेस्टिंग करती है, सर्टिफाई करती है कि यार हाँ ये मशीन टूल्स वाकई ठीक काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है? दे आर अप टू द मार्क बिफोर डिस्पैच, ऑब्वियसली।
डिस्पैच होगा, उसके बाद क्या कर लोगे जो कस्टमर के पास ही पहुंच गया, ठीक है। सम ऑफ दीज टूल्स आर डिस्पैच टू यूनिट इन एससीजेड फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशंस विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी एज दीज सप्लाईज आर नॉट टैक्सेबल, ठीक है। वही तुम लोगों को पता ही है यार कि एससीजेड की यूनिट को सप्लाई कर लो या एससीजेड के डेवलपर को तुम लोग सप्लाई कर लो, वो चीज क्या है तुम्हारी, जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई सर, यानी कि ये जो सप्लाई है हमारी ये टैक्सेबल है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू यूनिट ऑफ एसईजेड और एसईजेड डेवलपर टैक्सेबल है, बट जीरो रेटेड है। इसके ऊपर जो टैक्स का रेट है सर वो क्या है, जीरो। समझ पा रहे हो, सप्लाई टैक्सेबल है बट टैक्स का रेट जीरो है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जीरो रेटेड सप्लाई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, क्या कह रहा है क्वेश्चन। The finance person of BMW Limited want to know whether they need to carry out reversal of ITC on the testing agency services to the extent attributable to the SEZ supplies. Give your comments. Okay. अब भाई सीधी सी जाहिर सी बात है यार, तुम जब नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, या राइट, या एक मिनट इसको रिमूव कर दूं, रफ वर्क पे चलते हैं, वहां पे थोड़ा क्लियर एक्सप्लेन कर दूंगा इस पॉइंट को। भाई तुम लोग जब एग्जाम सप्लाई कर रहे हो या नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, जो विच इज नॉट लायबल टू जीएसटी, इस सप्लाई को करने के लिए जो भी तुम्हारे इनपुट यूज हो रहे हैं, इनपुट सर्विसेज यूज हो रही हैं, राइट, क्या तुम्हें इसका आईटीसी मिल जाएगा? आंसर इज नो। आंसर इज क्लियरली नो। सीधी सी बात है भाई, राइट। वो इनपुट इनपुट सर्विसेज जो हम यूज कर रहे हैं टू सप्लाई विच इज एग्जाम्प्ट और नॉन टैक्सेबल, ठीक है, उस केस में हमें आईटीसी नहीं मिलता। ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन में वही आ गया, कंपनी को, फाइनेंस पर्सन को वही पे डाउट आ गया। अब क्यों डाउट आया कि भाई वो यही कह रहे हैं कि सर जो एससीजेड को हम यार सप्लाई कर रहे हैं वो है तो जीरो रेटेड सप्लाई है, ठीक है। यानी कि इस केस में टैक्स तो चार्ज नहीं कर रहे, टैक्स तो लग ही नहीं रहा, ठीक है। तो क्या हमें आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, जो हम इस सब आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा ऑफ इनपुट इनपुट सर्विसेज जो भी हैं विच आर यूज फॉर इन द सप्लाई ऑफ दिस, जो हम एससीजेड को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आंसर इज नो। आंसर इज नो। आपको आईटीसी रिवर्सल कैरी आउट करने की जरूरत नहीं है। क्यों सर, क्यों? भाई मैंने वही तुमको बताया, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में तुम्हें वही समझाया कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू यूनिट ऑफ एससीजेड और एससीजेड डेवलपर इज अ जीरो रेटेड सप्लाई। सर ये सप्लाई टैक्सेबल तो है, ये सप्लाई टैक्सेबल है, ये एग्जाम नहीं है, ये सप्लाई नॉन नॉन टैक्सेबल नहीं है, इट्स टैक्सेबल सप्लाई, बट इसके ऊपर जो टैक्स का रेट है वो जीरो रेटेड है, जिसकी वजह से लगता है कि यार ये एग्जाम वो है अपनी, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा। सर जीएसटी लग रहा है मेरे भाई, जीएसटी लग रहा है, बट रेट ऑफ जीएसटी क्या है, जीरो। सप्लाई इज टैक्सेबल। लॉ क्या कहता है कि अगर यार तुम नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, उसके केस में तुम क्या करोगे, जितने भी इनपुट इनपुट सर्विसेज उसके उस सप्लाई को करने के लिए यूज हो रहे हैं, उस केस में तुम अपना आईटीसी रिवर्स करोगे, ठीक है। बट सर हमारी ये सप्लाई तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है ही नहीं, ये तो हमारी टैक्सेबल सप्लाई है, रेट जीएसटी का जीरो है, जिस वजह से लगता है कि ये टैक्सेबल नहीं होगी। बड़ा डीप कंसेप्ट है यार ये, समझ पा रहे हो इस चीज को मेरी बहनों? ये हमारी जो सप्लाई है वो है टैक्सेबल, बट उसका रेट जीरो है। टैक्स रेट क्या है इस केस में, जीरो, राइट। तो भाई इस केस में आईटीसी का रिवर्सल कैरी आउट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। आई होप ये पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट जो था आप लोगों को हो गया होगा क्लियर, ठीक है। इससे ज्यादा यार इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं फुली एक्सप्लेन जितना कर सकता था इस कॉन्सेप्ट को मैं कर गया। बाकी थोड़ा डिटेल में तुम लोग सीए फाइनल में पढ़ोगे इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है, जहां रिफंड अंडर जीएसटी की बात आएगी, सेक्शन 54 पढ़ोगे। सीए फाइनल में जल्दी 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 आओ, वहां पे इसको और डीप डाइव करेंगे,
इस कॉन्सेप्ट को। बाकी रेगुलर बैचेस में तो यार मैं और थोड़ा डीप डाइव ऑब्वियसली करते ही करता हूँ, सीधी सी बात है। प्रॉपर आधा घंटा लगा के इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ, बट इट्स अ क्वेश्चन लेक्चर, इट्स अ रिवीजन लेक्चर, इट्स अ लिमिटेशन, मैं नहीं इसे फर्दर एक्सप्लेन कर सकता। आंसर आपको गो थ्रू करवा देता हूँ इसका। 10th, ITC is disallowed only to the extent it pertains to supplies used for non-business purposes or supplies other than taxable and zero-rated supplies. यानी कि other than taxable and zero-rated supplies मतलब नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है भाई, एसिड को सप्लाई कर रहे हो, वो क्या है, जीरो रेट सप्लाई है, और इस केस में तुम आईटीसी ले सकते हो, आईटीसी इज अलाउड। रीजन आपको बता दिया मैंने, आपको लॉजिक आपको दिया है, रीजन आपको मैंने पूरी पूरी रीजनिंग आपको दे चुका हूँ। आई होप आपको क्लियर होगा। मेरे यार, मेरे छोटे छोटे भाइयों और बहनों, रीजन को समझ के पढ़ना, लॉजिक्स को क्लियर रख के चलना, कॉन्सेप्ट्स को फंडामेंटली अपने स्ट्रॉन्ग रख के चलना, कभी भी किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा, कभी भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे, कंसेप्ट्स क्लियर होंगे ना, क्वेश्चन तो यूं जाएगा यूं। ठीक है, चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है 11th क्वेश्चन? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन वाज पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम अप टू 30th जुलाई। ठीक है, हाउएवर विद इफेक्ट फ्रॉम 31st जुलाई एबी बिकम्स लायबल टू पे टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम। ठीक है जी, इज एबी एलिजिबल फॉर एनी आईटीसी? भाई सीधी सी बात है यार, बंदा 30 जुलाई तक कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर रहा था, राइट? बिकॉज ठीक है, अब 31st जुलाई से क्या हुआ, एबी बिकम्स लायबल टू पे टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम। कोई ना कोई कंडीशन उसकी वो ब्रीच होगी होगी, राइट? या उसकी टर्नओवर एक्सीड होगी होगी, वेरी कॉमन केस, 1.5 करोड़ से टर्नओवर उसकी एक्सीड कर गई होगी, या कोई ना कोई कंडीशन ब्रीच होगी होगी, उससे में कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता लग गया कि भाई 31 जुलाई ऑनवर्ड्स वो बंदा रेगुलर स्कीम में टैक्स पे करेगा, ना कि कॉम्पोजिशन में। तो भाई अब वो बंदा क्या है, कॉम्पोजिशन से रेगुलर स्कीम में आ गया। अब तुम लोगों को ये भी पता है, लाइक मैंने जब इससे चार्ज अंडर जीएसटी का जो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया था, ठीक है, उस केस में मैंने डिस्कस किया ही था कॉम्पोजिशन स्कीम में कि क्या क्या अपना जो कंडीशंस होते हैं कॉम्पोजिशन वाली। अगर आपको आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग एक बार जाके देख लेना, मैं आई बटन में उसका लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, तो भाई आप लोगों को पता है कि कॉम्पोजिशन स्कीम के केस में बंदा आईटीसी नहीं ले सकता, वो टैक्स का क्रेडिट नहीं ले सकता, राइट? बट सर अब तो भाई वो रेगुलर स्कीम में आ गया, अब रेगुलर स्कीम में तो आईटीसी आप ले ही सकते हो, सीधी सी बात है। तो भाई क्वेश्चन यही पूछता है, क्या वो अब आईटीसी मेल कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, आईटीसी मेल बिल्कुल कर सकते हैं। अब 31 जुलाई पर जो भी उसके स्टॉक में सेमी फिनिश गुड्स होंगे, फिनिश्ड गुड्स होंगे, कैपिटल गुड्स होंगे, इन सब का भाई वो आईटीसी ले सकता है। ठीक है, क्यों सर आईटीसी क्यों ले सकता है मेरे भाई? क्यों? बिकॉज अब वो एलिजिबल हो गया, अब वो अपना रेगुलर स्कीम में टैक्स पे कर रहा है, तो जब तुम यार उससे टैक्स वसूल करवा रहे हो तो इसको आईटीसी तो दे दो ना यार। अब रेगुलर स्कीम में हो, तुम टैक्स गवर्नमेंट को पे करोगे कस्टमर से कलेक्ट करके, ठीक है। अब जब टैक्स ले रहे हो तो इसको आईटीसी क्रेडिट देना तो यार बनता है यार, देना तो भाई बनता है। समझ पा रहे हो इस चीज का कॉन्सेप्ट? तो भाई जितना भी उसको आईटीसी उसके पास स्टॉक पड़ा है, सेमी फिनिश गुड्स का, फिनिश गुड्स का, कैपिटल गुड्स का, वो उसको आईटीसी मिल जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ तो था नहीं, इट्स वाज अ टोटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन। एग्जाम में चांसेस आने के बहुत 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 माइन्यूट है। ठीक है, क्या कहना एक नंबर में आ जाए, बट मैंने आपको डिस्कस करवा दिया, मैंने यहाँ खोल के रखे पड़े साथ में, मैं आपको डिस्कस करवा देता हूँ साथ साथ में। एलिजिबल फॉर आईटीसी ऑन इनपुट हेल्ड इन स्टॉक, इनपुट करेंट सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स, समझ आ गया? वही आपको मैंने डिस्कस करवाया। कैपिटल गुड्स के केस में 5% पर क्वार्टर रिड्यूस करना पड़ेगा फ्रॉम द रेट ऑफ इनवॉइस। क्यों भाई? बिकॉज ये हम एजम्पशन मार के चलते हैं कि भाई वो बंदा डेप्रिसिएशन तो क्लेम कर ही रहा होगा ना कैपिटल गुड्स के ऊपर। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 11th क्वेश्चन, सॉरी 11th क्वेश्चन हो गया, 12th क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Babla Enterprises is exclusively engaged in making exempt supply of goods and is thus not registered under GST। ठीक है भाई, लाइक इसके बाद मैं रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी का चैप्टर कवर करवाऊंगा, तो आप लोगों को बताऊंगा उस केस में कि यार अगर हम एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वही बबला जी हमारे कर रहे हैं क्वेश्चन में। ऑन 1 अक्टूबर द एग्जाम्पशन अवेलेबल ऑन इट्स गुड्स गेट विदड्रॉन। भाई जो बबला जी हमारे गुड्स सप्लाई कर रहे थे, भाई 1 अक्टूबर से क्या हुआ उनकी जिंदगी में,
तहलका छा गया। पहले तो भाई वो गुड्स एग्जाम थे, बट अब गवर्नमेंट ने क्या किया, एग्जामेशन की जो एग्जामेशन थी वो विड्रॉ कर ली, यानी कि भाई उस दिन से वो गुड्स क्या हो गई, टैक्सेबल। ऑन दैट डे द टर्नओवर ऑफ बबला एंटरप्राइजेस वाज 45 lakhs। भाई बबला जी की जो टर्नओवर थी उस दिन तक कितनी थी, 45 lakhs। एग्जामिन द एलिजिबिलिटी ऑफ बबला एंटरप्राइजेस फॉर विलिंग आईटीसी इफ एनी। भाई सीधी सी बात है, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था 11वां 11th क्वेश्चन, वही सेम 12th नंबर क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट है। बस इतनी सी बात है, उस केस में भाई कॉम्पोजिट से बंदा रेगुलर में आ रहा था, इस केस में बंदा अनरजिस्टर्ड से रेगुलर में आ रहा है। सारी की सारी बातें भाई वही वही हैं। ठीक है, ठीक है। सीधी सी बात है, जब बंदा रेगुलर स्कीम में आ गया, वो रेगुलर स्कीम में आएगा तो उसको आईटीसी तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। इसका एक बार आपको आंसर में गो थ्रू करवा देता हूँ, सेम कंसेप्ट है जो 11th क्वेश्चन में डिस्कस करके आए हैं। मैं एक बार मैथ्स आंसर चेक करवा देता हूँ। थ्योरी क्वेश्चन से ज्यादा टाइम इसके ऊपर देने का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है। Since the exemption available on goods being supplied by Babla Enterprises, an unregistered person gets withdrawn, it becomes liable to registration as its turnover had crossed the threshold limit. ठीक है, 45 लाख से टर्नओवर है भाई, थ्रेशोल्ड लिमिट ऑलरेडी ऑब्वियसली वो क्रॉस कर ही चुका। ठीक है। एज्यूमिंग भाई बबला जी रजिस्ट्रेशन के अप्लाई कर देंगे विद इन 30 डेज, तो उनको उनका क्रेडिट मिल जाएगा। जो भी इनपुट टैक्स, इनपुट स्टॉक है, इनपुट सेमी फिनिश गुड्स है, क्रेडिट वो ले लेंगे। और एक चीज इस केस में, एक चीज ये ध्यान रखना कि भाई कैपिटल गुड्स का उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों? जब एक बंदा अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्ट्रेशन करवाता है अपनी, ठीक है, वो लाइबल टू रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो उस केस में उसको कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं मिलता। बस इसमें ये कैच था, अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन से कंपेयर करूं। आई होप कुछ इस क्वेश्चन में खास था नहीं, ये क्वेश्चन भी तुम्हें हो गया होगा क्लियर। क्लियर नहीं सर, क्रिस्टल क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल ही प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है। अब यार तुम लोग आओ, अरे यार फिर ये 13 क्वेश्चन वैसे ही है। ममता ट्रेडिंग ट्रेड्स इन एग्जाम गुड्स एंड प्रोवाइड्स टैक्सेबल सर्विसेज, इट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो चलिए करते हैं अपना ये क्वेश्चन, राइट। गाइज आई थिंक मेरा स्पीकर बीच में, लाइक माइक जो है मेरा